Deforestation, it is a process, act to convert forest area into non-forest areas. Deforestation का मतलब है removal of forest, removing forest area for non-forest area, यानी जो फॉरेस्ट लैंड है उसको हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे किसके अंदर, नॉन फॉरेस्ट लैंड में. इन 20th century we assume that %30 land covered by forest. पर जैसे ही 20th century एंड होने लगी, एंड ऑफ 20th century, %19.4% of land area covered by forest, and national forest policy (1988) want 33% of land area in forest plain and 67% in hills. जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी डिमांड के लिए फूड, एनर्जी, वाटर डिमांड भी बढ़ रही है, हाउस डिमांड भी बढ़ रही है. तो अधिकतर क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट लैंड है उसको कट डाउन कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, चाहे उसको बर्न कर दे, चाहे उसको जूम कल्टीवेट कर दे, चाहे उसमें ग्राजिंग करा दे. इस तरीके से फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट करना डिफॉरेस्ट. और ऐसा माना गया था कि 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो लैंड है वो 30% लैंड एरिया फॉरेस्ट से कवर है, लेकिन एंड ऑफ 20th सेंचुरी फॉरेस्ट लैंड जो है नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो गई. फॉरेस्ट को काट दिया गया या बर्न कर दिया गया या डिफॉरेस्ट कर दिया गया. किसकी वजह से? ह्यूमन ग्रोथ की वजह से. तो रिमेनिंग कितना एरिया बचा? 19.4%. लेकिन जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो ऐसा कहती है कि हमें 33% लैंड एरिया फॉरेस्ट चाहिए, रिमेनिंग 67% हिल्स, ताकि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे, उसके साथ साथ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंटेन रहे, सॉइल इरोजन रुक जाए और जो लॉस होता है वो रुक जाए. इसके लॉस को रोकने के लिए फॉरेस्ट ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट करके एक पॉलिसी निकाली. उसका मतलब ये है कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट को कंजर्व कर रही है, जो कम्युनिटी प्लांटेशन कर रही है, उस कम्युनिटी को उसी जगह पे बसा दिया जाए और वो कम्युनिटी उस फॉरेस्ट से फ्रूट, मेडिसिन, वुड एक्सेट्रा लेती रहे और उस फॉरेस्ट को कंजर्व करती रहे. जैसे हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रखी है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, वैसे ही जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक एक्ट है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको 1980s में आया था ये, जिसकी वजह से हमने एक नया वे निकाला कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व भी कर सकते हैं, साथ के साथ उससे जितनी भी यूजफुल मटेरियल निकल रहा है, जैसे पेपर है, फ्रूट्स है, रबर्स है, गम है,
मेडिसिन है, उन सबको यूज भी कर सकते हैं, लेकिन एक बैलेंसिंग मैनर में। और जो कम्युनिटीज उसको सपोर्ट करेगी, जो कम्युनिटीज उसको कंजर्व करेगी, उसको अमृता देवी वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। रीजंस क्या है डिफॉरेस्टेशन के? डिफॉरेस्टेशन के रीजन, फर्स्ट ह्यूमन ग्रोथ, human need for house, buildings, transport, एक्सेट्रा। जैसे जैसे ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनके लिए इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, उनके लिए हाउस की नीड बढ़ रही है, उनके लिए और क्या बढ़ रहा है, उनके लिए रोड्स बढ़ रही है, टाउन्स बढ़ रही है, टाउनशिप बढ़ रही है। वो सारी टाउनशिप्स कहां पे डेवलप हो रही है? उस लैंड एरिया पे जहां पे फॉरेस्ट है। दूसरा क्रॉप कल्टीवेशन, इसको हम कहेंगे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को हम क्या करते हैं, कहते हैं सिमिलरली जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन में क्या होता है, एक फॉरेस्ट एरिया को हम क्या करते हैं, उसके पेड़ों को काट लेते हैं, रिमेनिंग जो फॉरेस्ट एरिया है, जो भी प्लांट उसमें बच रहा है, उसको हम जला देते हैं। उसके जलाने के बाद में उसकी जो एशेज होती है, उसको हम एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं और उस पर हम दूसरी क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं। यानी डिफॉरेस्टेशन के बाद में जो लैंड बचा है, उसको हम क्रॉप कल्टीवेशन के लिए काम में ले रहे हैं। तीसरा ओवरग्रेजिंग ऑफ कैटल्स। जो कैटल्स है वो अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब उनको उस जगह पे छोड़ दिया जाता है। जितने ज्यादा प्लांट्स वो डिग्रेड कर सकते हैं, जितने ज्यादा प्लांट्स वो ईट कर सकते हैं, उतनी ज्यादा प्लांट्स वो ईट करते हैं। तीसरा फॉर इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज का मतलब क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज है, पेपर इंडस्ट्रीज है, वुड इंडस्ट्रीज है, फर्नीचर इंडस्ट्रीज है, इन सब के लिए वुड, पेपर, रबर, गम, ये सब कहां से मिलता है हमको? प्लांट मटेरियल से। कॉटन फाइबर्स वगैरह ये सब भी कहां से मिलता है? प्लांट मटेरियल से। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, that is the fourth. For industry development, for timber, for wood, medicines, rubber,
गम एंड पेपर इंडस्ट्रीज। मेडिसिन भी है, अधिकतर मेडिसिन हमको कहां से मिलती है? प्लांट से। जो पेपर बनता है वो किससे बनता है? सेलुलोज से। सेलुलोज कहां पे होता है? प्लांट की सेल वॉल के अंदर। ठीक है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए भी हमको फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है, और हम ज्यादा से ज्यादा वहां पे वुड निकालते हैं, उसको टिम्बर्स निकालते हैं, तो भी हम क्या करते हैं? पेड़ों को कट डाउन करते हैं। ठीक है, उसी से हमें क्या मिलती है? टिम्बर मिलती है, फर्नीचर्स मिलता है, वुड मिलता है, पेपर्स, ये सारी चीजें। तो इन सब रीजंस की वजह से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन। जूम कल्टीवेशन का मतलब क्या है? कट डाउन ट्रीज एंड प्लांट्स in forest area, then remaining plants are burnt, then ash are used for fertilizer and land is used for cultivation of crops। जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है उसके प्लांट्स को पहले काट दो, फिर जो रिमेनिंग प्लांट मटेरियल बचा है उसको जला दे, और उसको जलाने के बाद में हम क्या करेंगे? उसकी जो आश है उसको हम यूज करेंगे एज ए फर्टिलाइजर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्लांट मटेरियल जो भी था, उसके जलने के बाद में उसके जो भी मॉलिक्यूल्स थे, सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स उसके बायोमास के अंदर प्रेजेंट थे, और वो उसकी आश में भी प्रेजेंट है। इसकी वजह से वो एज ए फर्टिलाइजर का काम करेगा। तो वो फर्टिलाइजर का काम कर रहा है, और लैंड को हम क्या कर रहे हैं? एज ए कल्टीवेशन लैंड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जूम कल्टीवेशन होता है। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? डिफॉरेस्टेशन हम जो कर रहे हैं उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है, क्या बेनिफिट हो रहा है। फर्स्ट जो है, इट डिस्टर्ब हाइड्रोलॉजिक साइकिल। वाटर साइकिल जो है उसको डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब कैसे करता है? कि जो वाटर साइकिल्स है वो कैसे होता है? रिवर्स है, उसमें से ट्रांसपीरेशन होकर वायुमंडल में पहुंचता है वाटर। प्लांट्स की जो लीव है वो भी ट्रांसपीरेशन करती है और वाटर वहां पे पहुंचता है, उसमें ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, वाटर वेपर्स इंक्रीज होते हैं और वो एक क्लाउड्स के अंदर रहते हैं। और जब उसका प्रेशर ज्यादा होता है, जब गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वही वाटर वापस पृथ्वी पर रेन के रूप में बरसता है, रेनिंग होती है। तो जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो वाटर वेपर में भी कमी आएगी, ट्रांसपीरेशन भी कम होगा। दूसरा, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कैसे होता है? जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो बहुत डेप्थ तक जाती है सॉइल में, और सॉइल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उन सबको प्लांट्स की रूट अपने आप में बाइंड करके रखती है, तभी तो प्लांट फिक्स होके रहता है सॉइल में। तो जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो सॉइल इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव हो सकती है, वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, या
और कोई नेचुरल साइकिल के द्वारा सॉइल इरोजन हो सकता है, उसकी जो टॉप लेयर है, जो फर्टाइल लेयर है, वो दूसरी जगह पे जा सकती है। तीसरा, एनहांसमेंट इन CO2 कंसंट्रेशन। जो CO2 कंसंट्रेशन है उसकी मात्रा में इंक्रीज होती है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? जो हमने बायोमास को जलाया उसके अंदर कार्बन एटम्स है, वो सारे एटम्स बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो भी फ्री हो जाएगी, और जो CO2 है वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं ताकि वो शुगर बना सके, अपना फूड बना सके, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट कर सके। लेकिन क्या है, जब फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, जब प्लांट्स रहेंगे ही नहीं, तो उस जगह पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जो रिमेनिंग CO2 है वो एनवायरनमेंट में फ्री रहेगी, वो यूज नहीं होगी, और वहां पे जो CO2 कंज्यूम कर कर H2O का यूज कर कर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे थे और O2 बाहर इमिट कर रहे थे, वो इमिशन भी रुक जाएगा, यानी O2 और CO2 का साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा और CO2 की कंसेंट्रेशन हाई होगी। उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। फोर्थ, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जहां पे CO2 इंक्रीज हुई इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज हुई। फिफ्थ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी due to destruction of their natural habitat। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए नेचुरल हैबिटेट का रूप है। फॉरेस्ट में बहुत सारी स्पेसीज रहती है। अगर फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उनके साथ साथ वो स्पेसीज भी डिस्ट्रॉय होती है, उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है, उनका साइकिल डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। ऐसा माना जाता है कि एवरी 30 मिनट्स देयर इज अ लॉस ऑफ वन स्पेसीज। वन स्पेसीज और एनिमल। जैसे जो माउंटेन गोरिल्ला है वो कहां रहता है? साउथ अफ्रीका के क्लाउडी फॉरेस्ट रीजन में रहता है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका के फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो जो माउंटेन गोरिल्ला है वो भी डिस्ट्रॉय होगा, उसका भी हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगा, उसके लिए यूजफुल क्लाइमेट नहीं मिलेगा, बेनिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, उसको सर्कल नहीं मिलेगा उसको, और उसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा वहां का। उसकी वजह से वो स्पीसीज क्या होगी? इंडेंजर्ड आ जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। 6, डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? डेजर्ट का फॉर्मेशन होना। डेजर्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा? जैसे जैसे हम फॉरेस्ट को क्लीन करते जा रहे हैं, वो लैंड एरिया, ऐसा तो होता नहीं है कि कंटिन्यूअस हम क्रॉपिंग कर ही रहे हैं, कुछ टाइम के लिए वो लैंड एरिया खाली भी रहता है। जब वो खाली रहता है तो विंड चलती रहती है, रेन भी होती है, रिवर्स भी वहां से निकलती है, और भी बहुत सारे ऐसे केटल्स निकलते हैं जिनके अंदर जो टॉप सॉइल लेयर है उसके पार्टिकल्स, उसके सेंट्स, उसके एटम्स थोड़े थोड़े उनके साथ में मूव होते रहते हैं और एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर सॉइल का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? डिजर्टिफिकेशन।
सॉइल विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा एक जगह से उठकर दूसरी जगह पे जा रही है और वहां पे उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, एक तरीके से वो सेंड्यूज के रूप में इकट्ठा हो रही है, तो वो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ डिजर्टिफिकेशन। रिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? जो फॉरेस्ट हमने डिस्ट्रॉय किया है उस फॉरेस्ट को हम फिर से बनाए या फिर से उगाए, वहां पे हम प्लांट्स वापस से उगाए, उसको हम हमारे यूज में नहीं ले। इट इज अ प्रोसेस एंड एक्शन to develop forest or restore forest which is removed in past for some use। वो फॉरेस्ट एरिया किसी ना किसी रीजन की वजह से, किसी ना किसी यूज की वजह से उस फॉरेस्ट को रिमूव कर दिया गया था, उसी जगह पर हम फिर से फॉरेस्ट कर रहे हैं, फिर से प्लांटेशन कर रहे हैं, फिर से फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफॉरेस्टेशन। कोई काम हमने किया है उसको हम फिर से वापस कर रहे हैं, जैसे रीजनरेशन वैसे ही रिफॉरेस्टेशन, या किसी चीज को रिपीट करना क्या कहलाएगा? रिफॉरेस्टेशन। जहां पे प्लांटेशन हम ग्रो कर रहे थे, जहां से कल्टीवेट किया था, हमने कट किया था, वहीं पे हम फॉरेस्ट फिर से बना रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? रिफॉरेस्टेशन। JFM यानी 1980s में फॉरेस्ट मैनेजमेंट gave a policy that is a joint फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसका मतलब है फॉरेस्ट डेवलपिंग वर्कर्स एंड कम्युनिटीज they can use benefits of forest they can use benefits of forest। बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट का मतलब अगर फॉरेस्ट से मेडिसिनल प्लांट मिल रहा है, अगर फॉरेस्ट से कोई बेनिफिट वुड मिल रही है, कोई रबर मिल रहा है, कोई इंडस्ट्रियल वो मिल रहा है, तो उसको वो प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। Those people can use a forest product like fruits, medicines, rubber, gum for their life।
वो लोग उनकी लाइफ के लिए उस फॉरेस्ट का जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो रबर हो, चाहे वो गम हो, और कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट हो, उसको वो यूज कर सकते हैं। यानी रबर, गम या मेडिसिन को वो दूसरी जगह पे सेल कर सकते हैं और अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं और उस फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, उसकी भी उन्हें पेमेंट मिलती है। तो उन कम्युनिटीज को फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या करता है, वहां पे रखता है, जिससे वो फॉरेस्ट को कंजर्व भी कर सके, उनको सेफ भी रख सके, उनको प्रोटेक्ट भी कर सके, साथ में साथ उनसे निकले हुए बेनिफिशियल प्रोडक्ट को वो यूज कर सके। प्लांट कंजर्वेशन के लिए हमने सुना था फर्स्ट अमृता देवी, विश्नोई वाइल्ड लाइफ अवार्ड। ठीक है, अमृता देवी विश्नोई कौन थी? जोधपुर के अंदर एक पास में गांव है जिनको विश्नोई का गांव कहा जाता है, वहां पे विश्नोई कम्युनिटी ज्यादा है और विश्नोई कम्युनिटी क्या करती है, नेचर के साथ बहुत ही पीसफुल तरीके से रहती है। तो उनके अंदर एक अमृता देवी नाम की लेडी भी थी। जब जोधपुर हाइनेंस ने, जोधपुर के किंग ने ये कहा कि जाओ पास के जंगल में से काट के वुड लेके आओ जिससे हम हमारा फर्नीचर बनवाएंगे, तो जो किंग्स के मैन थे, जो सिपाही थे, जो सोल्जर्स थे, वो वहां उस गांव में गए और प्लांट को काटने लगे। तो अमृता देवी ने क्या किया, वो प्लांट के पास गई और उससे चिपक के खड़ी हो गई और उसने कहा कि नहीं, मैं इन प्लांट्स को नहीं काटने दूंगी। अगर तुम्हें प्लांट को काटना है तो प्लांट काटने से पहले मुझे काटना पड़ेगा। फर्स्ट कट मी देन आफ्टर इस प्लांट। तो किंग्स के जो लोग थे उनको तो अपने किंग का ऑर्डर फॉलो करना था। उन्होंने ये कहा तुम हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें काट दूंगा। उसने कहा ठीक है काटो, लेकिन पहले मुझे काटो फिर इस प्लांट को काटना, मैं भी देखती हूँ कितना करते हो। किंग्स के मैन ने क्या किया, उस अमृता देवी को भी काट दिया, उस प्लांट को भी काट दिया। उसकी 3 डॉटर थी, वो भी इसी तरीके से खड़ी हो गई, प्लांट्स को पकड़ के किंग्स ने उनको भी काट दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, और भी बहुत सारे विलेजर्स जो थे, विश्नोई थे, वो आगे आ गए कि नहीं हम प्लांट्स को नहीं काटने देंगे। आखिर में किंग ने नहीं काटे प्लांट्स, लेकिन जो 2-3 लेडीज थी जैसे अमृता, उसकी 3 डॉटर्स और भी बहुत सारे विलेजर्स, उनकी डेथ हो गई। तो उसी के नाम से, क्योंकि सबसे पहले वो आगे आई थी प्लांट के कंजर्वेशन के लिए, इसीलिए उसी के नाम से इंडियन गवर्नमेंट ने अमृता देवी वाइल्ड लाइफ विश्नोई अवार्ड देना शुरू कर दिया उन लोगों को जो कि प्लांट कंजर्वेशन के लिए आगे आते हैं। She said that first cut me, after cut plants to जोधपुर किंग सोल्जर्स। और सोल्जर्स ने क्या किया, दे कट हर आफ्टर प्लांट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको भी काट दिया और प्लांट्स को भी काट दिया। तो इस तरीके से एक जो बिश्नोई कास्ट थी, जो कम्युनिटी थी, उन्होंने एक तरीके से आंदोलन कर दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से किंग को प्लांट काटना छोड़ना पड़ा। फिर उस किंग ने उस एरिया में कभी भी प्लांट नहीं काटे। She gave her life
फॉर प्लांट कंजर्वेशन। तो इस अवार्ड को गवर्नमेंट ने उन्हीं के नाम से स्टार्ट किया। गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस अवार्ड for a person who contribute in plant conservation। ऐसे ही चिपको आंदोलन सुना होगा आपने, 1974 में हुआ था गढ़वाल हिमालय के एरिया में। उसमें क्या हुआ था, जो लोकल लेडी थी वो एक प्लांट से चिपक गई थी और उसने कहा कि नहीं, मैं इस प्लांट को नहीं काटने दूंगी। तो वो जो आंदोलन था वो चिपको आंदोलन के नाम से फेमस हुआ था। 1974 in Garhwal Himalayas region। Local lady show courage for plant। ठीक है, प्लांट कंजर्वेशन के लिए एक लोकल लेडी ने अपना साहस दिखाया कि वो एक प्लांट से जाकर चिपको आंदोलन के टाइम में उसमें चिपक गई और उसको प्लांट काटने से रोका। मोमेंट। इसीलिए जो प्लांट कंजर्वेशन के लिए जो हिस्ट्री है वो यही कहती है, एक जोधपुर के अंदर विश्नोई जाति ने किया था, विश्नोई कम्युनिटी ने। दूसरा जो है चिपको आंदोलन किया था गढ़वाल हिमालयस रीजन के अंदर। एक लोकल लेडी थी, वो उसने प्लांट काटते हुए देखा नहीं गया और उसने जाकर प्लांट को हक कर लिया और उसने कहा कि नहीं, पहले मुझे काटो फिर इस प्लांट को काटना, नहीं तो मैं इस प्लांट को नहीं काटने दूंगी। ऐसा का ऐसा अमृता देवी ने भी किया था, उसकी डॉटर्स ने भी किया और जो आगे के विश्नोईज है वैसा ही किया था। विश्नोईज जो होते हैं वो नेचर फ्रेंडली होते हैं, वो नेचर का डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो जो भी अगर उनके एरियाज में एनिमल्स का हंटिंग भी करता है तो उसके अगेंस्ट भी वो आवाज उठाते हैं कि उसको अगेंस्ट क्यों मारा। जैसे कि आपने सुना होगा कि सलमान खान ने चिकारा जो होता है चितकबरा हिरण, उसका क्या किया था, शिकार किया था जोधपुर के अंदर, विश्नोई विलेज के अंदर ही। तो उन्होंने सबने यही मांग की कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि इसने हमारे एरिया में आकर नेचर को डिस्टर्ब किया है, हमारे एरिया में आकर इसने शिकार किया है, बेजान जानवरों को इसने मारा है, ऐसे जानवरों को इसने मारा है जिन्होंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। तो वो विश्नोई हमेशा प्लांट कंजर्वेशन और एनिमल कंजर्वेशन की तरफ अपना रुझान दिखाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने अमृता देवी विश्नोई वाइल्ड लाइफ अवार्ड शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया क्योंकि सबसे पहले प्लांट कंजर्वेशन जो दिखाया गया था वो इसी लेडी के द्वारा दिखाया गया था। और ये लेडी कहाँ की है? जोधपुर के अंदर विश्नोई ग्राम की। कुछ बोल रहे हो? देखो, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज का मतलब क्या है? जो हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं और उसका पॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका मेन रीजन क्या है और उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या है? कोई भी अनडिजायरेबल चेंज जो एयर का फिजिकल या केमिकल नेचर चेंज कर दे और वो पॉल्यूटेंट की वजह से हो तो क्या कहलाएगा? पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है?
हम जो फ्यूल का कंजम्पशन करते हैं, पेट्रोलियम, डीजल और भी कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस बढ़ रही है, मीथेन की प्रेजेंस बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, प्लांट्स कट रहे हैं, इन सब की वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। जो जेट विमान उड़ रहे हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है, जो एशेज है, जो डस्ट है, जो पार्टिकल्स है, जो लेड है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, हमारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। एयर पॉल्यूशन की वजह से कई बार हम ये सुनते हैं कि एसिड रेन हो रही है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है। वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या था? वाटर पॉल्यूशन का मतलब था कि जो हमारी वाटर बॉडीज है, जो रिवर्स है, जो स्ट्रीम्स है, जो पॉन्ड्स है, जो नेचुरल सोर्स ऑफ द वाटर्स है, उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। कैसे? जो ड्रेनेज लाइन है वो वाटर रिवर्स के अंदर जा रही है, उस वजह से जो म्युनिसिपल वेस्ट है, जो क्लोथ्स है, जो डाइज वगैरह का, जो इंडस्ट्रीज का, पेपर इंडस्ट्रीज, रबर, मेडिसिन इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, एसिड इंडस्ट्रीज, फिनाइल इंडस्ट्रीज, जो इन इंडस्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल है वो सारा का सारा कहाँ जा रहा है? वाटर स्ट्रीम्स के अंदर जा रहा है। तो इसकी वजह से हमारी वाटर बॉडीज पोल्यूट हो रही है। उसको पीने की वजह से बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे ह्यूमंस, बहुत सारी बर्ड्स, बहुत सारी स्पेसीज इल हो रही है, उसको बहुत सारी डिजीजेज हो रही है, बहुत सारी डिजीज कॉज कर रहा है पॉल्यूटेड वाटर। तो हम क्या करते हैं, उस पॉल्यूटेड वाटर को ऐसा मानते हैं कि जो उसमें रिसाइकलिंग करने वाला मटेरियल है उसको हम रिसाइकल कर दे, जो कंपोस्ट के यूज का मटेरियल है उसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दे। और क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि जो डिग्रेडेबल मटेरियल है उसको हम डिग्रेड कर दे। उसके लिए हमने ट्रीटमेंट पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। साथ में हमने ये पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ द मार्शलैंड, ऐसी जगह जहां पे हम वाटर को छोड़ दे और उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फन ये सब छोड़ दे, जो कि उस वाटर को के अंदर पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड करेंगे और मीथेन गैस का प्रोडक्शन करेंगे। तो वो क्या कहलाएगा? मार्शलैंड। और उस वाटर को क्लीन कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे? उसका क्लोरीन ट्रीटमेंट करेंगे। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए क्या? सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही है। तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं कि जो पॉल्यूटेड वाटर है वो वाटर्स के अंदर नहीं जाए, कहीं और ले जाए। हम क्या है ना, इकोसेन टॉयलेट्स का यूज करें, हम कम से कम वाटर का वेस्टेज करें। ये सारा मैनेजमेंट हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था? इसके अलावा हमने और ये पढ़ा था म्युनिसिपल वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है। सॉलिड वेस्ट का मतलब पेपर्स, रबर्स, प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, ये सारी चीजें, ये सब सॉलिड वेस्ट में आता है। ये क्या करते हैं? लैंड को पॉल्यूट करते हैं, यानी सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। कैसे? क्योंकि इनको हम क्या करते हैं, किसी के अंदर बहाते नहीं है, ले जाके एक जगह लैंड के अंदर या तो बर्न कर देते हैं या फिर उसको वहां पे बरिड कर देते हैं। तो उसकी वजह से उनके जो पॉल्यूटेंट मैटर्स है वो उसी लैंड में रहते हैं और वो लैंड पॉल्यूट हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाती है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम ऐसा मानते हैं जो हमारा ई वेस्ट मटेरियल है, जो प्लास्टिक है, इसको हम कोशिश करते हैं कि डिग्रेड करें या कम से कम यूज करें, डिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज करें। या जो कंपोस्ट है, म्युनिसिपल वेस्ट है, गार्बेज या हाउस होल्ड वेजिटेबल्स का डस्ट है, उन सबको हम क्या करें, हम उसको एग्रीकल्चर वेस्ट में ले जाकर मिला दें और उससे कंपोस्ट करें। अगर हम कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट की मदद से करते हैं, अर्थवर्म्स की मदद से करते हैं, तो उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। और अर्थवर्म क्यों? क्योंकि इजीली अवेलेबल है, इको फ्रेंडली है और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? म्युनिसिपल वेस्ट को ट्रीट करना। कैसे ट्रीट करना? जो डिग्रेडेबल है उसको डिग्रेड करेंगे। जैसे जो पॉलीथीन बनाने वाली बेंगलोर की कंपनी है, उन्होंने ये यूज किया कि पॉलीप्लेन और ब्यूटामिन्स पाउडर का यूज से पॉलीथीन को डिग्रेड कर सकते हैं, उसके जो हार्मफुल कंपोनेंट्स है उसको डिग्रेड कर सकते हैं, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। उसकी जगह जो फूड मटेरियल है हमारा, जो प्लास्टिक की पैकिंग में आता है, उसकी जगह हम दूसरे पैकिंग मटेरियल को यूज कर सकते हैं। कैरी बैग हम दूसरा यूज कर सकते हैं, पॉलीथीन की बजाय पेपर बैग यूज कर सकते हैं। और जो दूसरा बैग है, क्लॉथ बैग है, उसको यूज कर सकते हैं, फाइबर बैग यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम हमारा यूज करने का तरीका चेंज करें या प्रोडक्ट चेंज करें, जिसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल है वो कम से कम हो, जो पॉलीथीन वेस्ट है जो ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है वो चीज कम हो, जिससे हमारी लैंड भी प्रोटेक्ट रहे, सॉइल इरोजन भी। जो हॉस्पिटल वेस्ट है, जो ड्रेसिंग्स रहती है, जो ग्लोव्स रहते हैं, उन सबको हम क्या करते हैं? इंसिनरेट, यानी उसको एक जगह पे ले जाके जला देते हैं। जो रेडियो एक्टिव एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम हाइड्रो पावर का प्रोडक्शन करते हैं और थर्मल पावर का प्रोडक्शन करते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। और रेडियो एक्टिव का करते हैं। तो क्या होता है, इन सबसे जो भी वेस्ट निकलता है, जो भी पॉल्यूशन निकलता है, जो भी पॉल्यूटेंट निकलते हैं, जो भी इसमें
एलिमेंट्स यूज होते हैं, उनकी न्यूक्लियर रिएक्शन से जो वेव्स निकलती है वो सब हार्मफुल होती है। हार्मफुल कैसे होती है कि यूवी रेज जो होती है वो क्या करती है, यूवी रेज ब्रेक डाउन डीएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बॉन्ड, जो प्रोटीन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जो डीएनए के बीच में जो यूवी रेज होती है वो क्या होती है, हार्मफुल होती है। कैसे हार्मफुल होती है यूवी रेज, प्रोटीन और डीएनए मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, प्रोटीन के बीच में अमीनो एसिड से बना होता है प्रोटीन, तो कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लियोराइबोस होगा तो फॉस्फेट बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इन सारे बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर देती है, इसके सिंगल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है ये। तो यूवी रेज हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। ये क्या करती है, स्किन कैंसर को कॉज करती है, बहुत ही वेरियस टाइप्स के स्किन कैंसर को कॉज करती है। ये म्यूटाजेनिक भी होती है। ये जो हमारा कॉर्निया होता है उसको इन्फ्लेमेशन, साथ में उसके अंदर ब्लाइंडनेस, और कई बार ये कॉर्निया को डैमेज भी कर सकती है। इसीलिए यूवी रेज जो होती है, जो सनलाइट से आती है, उसको क्या करते हैं, अर्थ पे आने के बाद में जितनी भी वो ऑब्जर्व कर सकती है करती है, रिमेनिंग वो वापस भेज देती है। लेकिन जो CO2 गैसेस की लेयर है, जो ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर, वो बार बार वहीं भेजती है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनसे भी रेज निकलती है, वो रेज भी बहुत हार्मफुल होती है। तो इसलिए जो यूवी रेज है वो ओजोन के लेयर के अंदर क्या करती है, ओजोन बनाने का काम करती है। कैसे, ओजोन के लिए किसकी जरूरत होती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्लस यूवी रेज क्या बनेगा, ओजोन लेयर। जितनी ये ओजोन लेयर बनाती है उतनी की उतनी ये डिप्लीट भी करती है, डिग्रेड भी करती है। और ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो Cl एटम होता है वो जाकर ओजोन के साथ में रिएक्ट करता है, उसको डिग्रेड करता है। इस वजह से क्या होता है, O3 का डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये जो यूवी रेस है ये हमारे लिए हार्मफुल रहती है। तो पहले क्या रेडियो एक्टिव एनर्जी का यूज किया जाता था, रेडियो एक्टिव एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती थी। लेकिन बाद में ये देखा गया कि वो पॉल्यूशन तो नहीं करती, लेकिन उससे निकलने वाली, उससे इमिट होने वाली जो वेव्स है, जो रेस है, वो क्या करती है, हार्मफुल इफेक्ट देती है। क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट, स्किन ब्लाइंडनेस, स्किन कैंसर, म्यूटाजेनेसिस, प्रोटीन के बॉन्ड्स टूट जाते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूट जाते हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो मिनी मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये सारे चेंज क्या है, एनिमल्स के लिए या ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है। तो इसीलिए हमने जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज करते थे उसको यूज करना बंद कर दिया, और न्यूक्लियर एनर्जी को हम क्या करते थे, यूज करने के बाद में जितने भी एटम्स होते थे उसको क्या करते थे, एक लैंड में ले जाकर 500 मीटर की डेप्थ में उसको बरीड कर देते थे, जिसकी वजह से वो एलिमेंट्स हमेशा के लिए वहीं उसी लैंड में रहते थे और वो धीरे धीरे सेडिमेंटेड होते रहते थे और रॉक्स के अंदर कन्वर्ट होते रहते थे। तो वो कंटिन्यूअसली फूड चेन में या सॉइल्स के अंदर या एनवायरमेंट के अंदर ही रहते थे, कभी भी डिग्रेड नहीं हो पाते थे।
उसके बाद में हमने पढ़ा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल टू वन फ्रॉम अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो टॉप लेयर है सॉइल की उसका मूवमेंट होना क्या कहलाएगा? सॉइल इरोजन। वो किसकी वजह से होता है? डिजर्ट फॉर्मेशन की वजह से, प्लांट्स का डिग्रेडेशन की वजह से, प्लांट कटिंग की वजह से, है ना। उसकी वजह से क्या क्या डिस्टर्ब होता है? उसकी वजह से एक तो सॉइल की फर्टिलिटी डिस्टर्ब होती है, एक लैंड डिस्टर्ब होती है, दूसरा वाटर साइकिल डिस्टर्ब होता है, ह्यूमिडिटी साइकिल डिस्टर्ब होता है, वाटर वेपर्स डिस्टर्ब होती है, ट्रांसपिरेशन रेट डिस्टर्ब होता है और डिजर्ट बन जाता है जो लैंड हमारे कुछ भी यूज की नहीं होती है, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होती है। फिर हमने पढ़ा वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या? एक इरिगेशन के लिए एक जगह पे प्लांट को इकट्ठा करके रख देना, क्रॉप के लिए, कल्टीवेशन के लिए एक जगह को वाटर पे इकट्ठा कर देना। तो वाटर के अंदर जितने भी मिनरल्स है, जितने भी सॉल्ट है, वो सब क्या करेंगे? उस सॉइल की सैलिनिटी को बढ़ाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, उसके अंदर मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो वो हमारे प्लांट के लिए यूजफुल नहीं रहता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है रिमूव फॉरेस्ट एरिया इनटू द नॉन फॉरेस्ट एरिया। जो फॉरेस्ट एरिया है उसको हम रिमूव कर दें और उसको एक लैंड में कन्वर्ट कर दें, तो वो क्या होगा? फॉरेस्टेशन। और रीफॉरेस्टेशन का मतलब क्या? जो डिफॉरेस्टेड एरिया है उसको हम कल्टीवेट करें, प्लांट्स, उस पर हम प्लांट्स उगाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्लांट का डेवलपमेंट होगा, फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होगा, हमारा वाटर साइकिल मेंटेन रहेगा, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी और सॉइल इरोजन कम होगा। तो हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज में ये पढ़ा कि वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, उसको रोका कैसे जाता है, एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, उसको कैसे रोका जाता है, सॉइल पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, उसको कैसे रोका जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसको रोक कैसे सकते हैं हम रिफॉरेस्टेशन की वजह से। उसके लिए क्या बनाया गवर्नमेंट ने? जॉइंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, जिसके अंदर ये है कि जो उसको कल्टीवेशन कर रहा है, जो उसको कंजर्व कर रहा है, उसके लिए ये फैसिलिटीज है कि उस फॉरेस्ट का जितना भी बेनिफिशियल मैटर निकल रहा है उसको वो यूज कर सकता है और अपनी अर्निंग कर सकता है, लेकिन एक बैलेंस लेवल में। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉरेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, फॉरेस्ट लैंड को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा केस स्टडीज हमने क्या पढ़ी? एक चिपको आंदोलन की, दूसरी अमृता देवी बिश्नोई समाज की। इन कम्युनिटीज ने क्या किया? प्लांट को काटने के लिए जो भी आए थे उनसे ये कहा कि पहले आप हमारी लाइफ लीजिए, उसके बाद में प्लांट की लाइफ लेना। प्लांट को सेव करने के लिए अपनी लाइफ उन्होंने दे दी, अपनी लाइफ उन्होंने कुर्बान कर दी। इसका मतलब क्या था? उन्होंने ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, ऐसा करेज बताया, ऐसा डेयर बताया उनको कि हम प्लांट की वजह से ही यहाँ पे है, तो इसलिए पहले आप हमें लीजिए, फिर आप प्लांट को काटिएगा, क्योंकि हम इसको सेव करेंगे, ये हमारा नेचर है, इसको हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, हम इसके साथ में बड़े ही फ्रेंडली होके रहते हैं। ये हमको बहुत सारी चीजें देता है, ऑक्सीजन देता है, फ्रूट्स देता है, मेडिसिन देता है और भी बहुत सारी चीजें देता है, क्रॉप्स देता है, अन्न देता है, बहुत सारी चीजें ये हमको प्लांट से मिलती है, वुड्स वगैरह, तो हम इनको नहीं काटने देंगे। तो इस तरीके से इन्वायरमेंटल इश्यूज का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ।